अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों पर खैरियत से होंगे और वीकेंड को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। शो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे शो को पसंद किया, साथ साथ अपना फीडबैक भी देते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मुझे खूब सारे मैसेजेस मिल रहे होते हैं और साथ साथ आप लोग अपने मशवरे भी दे रहे होते हैं कि कौन से टॉपिक्स को हम रखें, कौन से टॉपिक्स आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा अहम हैं। तो जाहिर सी बात है, टॉपिक्स तो हमारे पास बहुत सारे आ चुके हैं, यकीन करें, लेकिन हम सोचते हैं उसमें से भी कौन सी चीज़ पहले लाई जाए। तो जो आज का टॉपिक्स हैं हमारे पास वो दो हैं। एक तो आप सबको पता है कि पोलियो जैसा मर्ज़ हमारे मुल्क में अभी है और हमने ये तहिया किया हुआ है कि इंशाअल्लाह 2021 में हम पोलियो से जान छुड़ा के रहेंगे। दूसरा अगर देखा जाए तो बच्चों के हवाले से माएँ बड़ी परेशान रहती हैं, जो हमारी फैमिलीज़ हैं। और क्यों ना हो, अगर किसी मुल्क का मुस्तकबिल आपको संवारना हो तो उनके बच्चों के ऊपर काम करें। आप देखें 10-15 साल के बाद मुल्क में तरक्की होती है, मुल्क में चेंज आता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो बच्चों के ऊपर टाइम देने वाली बात है, मेरा ख्याल से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अहम होती जा रही है। कुछ ऐसी मदर्स, बल्कि बहुत सारे मैसेजेस आए कि बच्चों की कुछ बीमारियां हैं, जिसमें से एक बीमारी हमने चूज़ की है जिसका नाम है ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो आज हम इससे बात करेंगे। बड़ा मुश्किल सा नाम है लोगों के लिए, लेकिन जब हम बात करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि ये है क्या। क्योंकि इसमें अगर बच्चा मुब्तला हो जाता है, अगर इसका शिकार हो जाता है, तो उसमें सबसे बड़ी बात, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट मुझे भी ये बात पता है कि डायग्नोसिस जो है इसकी बड़ा मुश्किल है कि बच्चे को आया कि ये बीमारी है या नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अमूमन बच्चे 15-16 साल तक एज में निकल जाते हैं, उन्होंने पता नहीं चलता कि इसको कोई नफसियाती बीमारी थी या इसको कोई ADHD वाला जो मामलात थे इसके साथ थे, और हम उसको खूब मारा पिटी करते रहते हैं, उस पर सख्ती करते हैं, पढ़ता नहीं है, एक जगह टिक के नहीं बैठता। तो हम बहुत सारे इशूज़ पर आज बात करेंगे। तो पहला टॉपिक हुआ हमारा पोलियो का, जो कि बच्चों के हवाले से बहुत अहम है, और दूसरा टॉपिक भी हुआ हमारा बच्चों का, जो कि बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ आज दो बहुत अच्छे गेस्ट होंगे। एक है डॉक्टर खालिद शफ़ी, पीडियाट्रिशियन है, और दूसरा है वजीहा ज़फ़र, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ होंगी। तो बहुत सारी बातें होने वाली हैं रिगार्डिंग ADHD और पोलियो के हवाले से। सो प्लीज़ स्टे विद अस, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि हम आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। शो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मेरे दिमाग में दिल में एक बात आई, वो ये कि हम अमूमन दवाइयाँ लेने मेडिकल स्टोर्स पे भागते हैं, हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराते हैं, और बाकी हम अपने लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें, गुस्से के ऊपर काबू रखें और टाइम पे पहुँचने की आदत डालें, तो आप यकीन करें ज़िंदगी के आधे मामलात हमारे खुद ही हल हो जाते हैं। क्योंकि कई ऐसी मुसीबतें हैं जो हमारे गुस्से की वजह से हमारे ऊपर मुसल्लत होती हैं। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आई होगी। साथ साथ हम इस सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे जिसका नाम है ऑल अबाउट वैक्सीन। जी, तो हज़रत वादा हम आपके साथ एक बार फिर, और हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर खालिद शफ़ी साहब से, जो कि पीडियाट्रिशियन हैं, साथ साथ पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। इतना वसी तजुर्बा आप रखते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं डाउ मेडिकल में, और साथ साथ बच्चों के हवाले से भी आपका एक गहरी नज़र है। तो क्या कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान जो है पोलियो के एडिकेशन के हवाले से कहाँ तक पहुँचा है? पाकिस्तान सिर्फ दुनिया के दो ममालिक ऐसे रह गए हैं कि जहाँ पोलियो ख़त्म नहीं हुआ है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो ये किसी भी लिहाज से इत्मीनान बख्श पोजीशन नहीं है। सही बात। पोलियो के साथ साथ बच्चों की सेहत की जो दूसरे इंडिकेटर्स होते हैं जिससे जांचा जाता है किसी मुल्क को, वो भी पाकिस्तान में बहुत ख़राब है। हालांकि हमारी हुकूमत काफ़ी तवज्जो कर रही है, लेकिन मुख्तलिफ अवामिल है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बच्चों की शराय अमवात भी ज़्यादा हैं, बच्चे सेहतमंद भी नहीं हैं, कमज़ोर हैं। तो ये किसी तरीके से भी ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसमें चुप करके बैठा जाए, और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की और इसके अंदर इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। ठीक, आपके पास जब फैमिलीज़ आती हैं, क्योंकि बच्चा तो बहुत छोटा होता है, उसको क्या फैमिलीज़ को ये बात पता होती है कि किस गैप के साथ पोलियो के कतरे फैलाने हैं, पहले कतरे, आखिरी कतरे, या आप लोग जब उनको बताते हैं तो उनको पता चलता है?
देखिए जी, बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप की जो पहली जिम्मेदारी होती है, एक तो जिम्मेदारी पैदा होने से पहले शुरू हो जाती है कि बच्चे की माँ की सेहत का ख्याल रखा जाए प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि बच्चा सेहतमंद पैदा हो। हमारे यहाँ तकरीबन 30% बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनका वज़न कम होता है, जिसकी वजह ये होती है कि उनकी माँओं की निगहदाश्त ठीक नहीं होती दौरान हमल, उनको अच्छी खुराक नहीं मिलती, उनके चेकअप नहीं होते सही। एक तो ये बात है, बच्चा पैदा कमज़ोर होता है। इसके बाद दूसरी गलती जो हमारे माँ बाप, हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर करते हैं कि बच्चे को माँ के दूध के अलावा किसी दूसरी चीज़ की तरफ राग़िब कर देते हैं। तो बच्चा जब कमज़ोर पैदा होता है, माँ के दूध की जगह दूसरा दूध पीता है, मज़ीद यहाँ से जो बीमारियाँ जो है ना जन्म लेने शुरू होती हैं। इसके बाद आती है वैक्सीनेशन। एक हमारा यहाँ बहुत उम्दा प्रोग्राम है जिसको कहते हैं रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जिसको EPI कहते हैं। ये 1978 से शुरू हुआ हुआ है हमारे मुल्क में, और इसके इतनी अच्छी वैक्सीन मौजूद हैं जो बच्चों को जो जिनसे ज़्यादा खतरा होता है सारी वैक्सीन इसमें मौजूद हैं। अच्छा। लेकिन और ये पूरे मुल्क में अवेलेबल भी है। इसको अगर ख़रीदा जाए तो ये इंतहाई महंगी वैक्सीन हैं। अच्छा। लेकिन ये सब जगह मौजूद हैं। हमारे वालिदैन को मालूम भी तकरीबन है, लेकिन हमारी बेतवज्जुही की वजह से वालिदैन जो है पहला टीका 80-90% लोग लगाते हैं। इसकी जो BCG का पैदाइशी टीका कहते हैं, TB से बचाव का, साथ में पोलियो के कतरे पिलाते हैं। इसके बाद 6 हफ्ते 10 हफ्ते 6 हफ्ते 10 हफ्ते 14 हफ्ते, इसके बाद 9 महीने और 15 महीने पे इसकी बाकी की डोजेज दी जाती हैं। अब होता ये कि माँ बाप एक डोज के बाद दूसरी डोज कुछ लगवाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, तीसरी डोज और कम लोग लगाने आते हैं। तो ये लोग हमारे यहाँ ये कोर्स पूरा नहीं करते। तो मतलब शुरू का जो मोटिवेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और फिर वो हल्के हल्के मोटिवेशन खत्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल, पहले बच्चे में थोड़ी सी ज़्यादा मोटिवेशन होती है, दूसरे तीसरे में तो और ज़रा कमज़ोर पड़ जाता है, अपने दुनिया के कामों में पड़ जाते हैं। ये दुनिया के काम वाले जो हमारे पेरेंट्स हैं, अगर ये इनको ख्याल आता है कि हमारे बच्चे का कोई टीका या कतरे, तो उसमें अगर गैप आ जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, गैप आ जाए उसका तरीकाकार है। ये नहीं है कि अगर आपने 6 हफ्ते पे बच्चे को टीका नहीं लगाया तो अब लग ही नहीं सकता। जिस दिन आपको याद आ जाए उसी दिन डॉक्टर के पास जाएं, अपने वैक्सीन सेंटर पे जाएं, टीके लग सकते हैं। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को जब आते हैं जिनको टीके नहीं लगे तो उनको टीके लगाने का एक निज़ाम मौजूद है। ठीक है। लेकिन हमारे मुल्क में इससे फ़ायदा उठाते कम है। सिंध के अंदर ये शरह सिर्फ 49% है, पूरे पाकिस्तान में 66% है, पंजाब में थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन अच्छी सूरत हाल कहीं पर भी नहीं है। तो जब हमारे पास बीमारियों से बचाव के टीके मौजूद हैं, हम वो टीके नहीं लगा रहे तो बीमारियां तो होंगी। फिर जब बीमारियां होंगी, बच्चे बीमार होंगे, हॉस्पिटल में दाखिल होंगे, कुछ बच्चों की जान जाएगी, जिनकी जान नहीं जाएगी वो कमज़ोर हो जाएंगे, वजन कम हो जाएगा, मजीद बार बार बीमार होंगे। अच्छा, ये तो एक जिस्मानी बीमारी। अच्छा डॉक्टर साहब, यहीं पे एक सवाल आपने बात की इंटरवल्स की, तो मैंने कहा यहाँ पे साथ कि आखिरी कतरा कब बच्चे को पिलाना चाहिए, क्योंकि अमूमन ये भी तो होता है ना कि एक बच्चा बड़ा हो रहा है तो पीछे से और भी बच्चे फैमिलीज़ में आते हैं, तो कोई बच्चा इग्नोर ना हो गया जो बड़ा बच्चा है, तो उस बड़े बच्चे को आखिरी कतरे कब पिलाने हैं? नहीं, मैं इसको ज़रा वाज़ेह कर दूँ। 2 चीज़ें, एक है रूटीन इम्यूनाइजेशन, ठीक है, जो पाकिस्तान में हिफाजती टीकों का प्रोग्राम है जिसमें 10 बीमारियों के टीके लग रहे हैं। सिंध में एक बीमारी टाइफाइड का टीका ज़्यादा लग रहा है, वो अब 1-2 महीने में पूरे पाकिस्तान में भी लगने लग जाएगा, जिसमें पोलियो है, TB है, काली खांसी है, खन्नाक है, तशन्नुज है, हेपेटाइटिस B है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, मीजल्स है, इनके टीके लगते हैं और टाइफाइड भी शामिल है। ये तो एक रूटीन जो हर बच्चे को लगना चाहिए। इसमें पोलियो के कतरे 4 दफ़ा पिलाए जाते हैं और एक पोलियो का इंजेक्शन भी लगता है। ये हर बच्चे को ये कोर्स मुकम्मल करना ज़रूरी है। इसके बाद पोलियो के ऊपर एक खसूसी तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि पोलियो दुनिया से ख़त्म हो गया है, पाकिस्तान में अभी मौजूद है। तो इसलिए इस प्रोग्राम के अलावा हर बच्चा जिसकी उम्र पैदाइश से लेकर 5 साल तक का हो, जब भी पोलियो का खसूसी मुहिम चलती है पोलियो के कतरों की, जैसे आजकल चल रही है पाकिस्तान में, तो ये पोलियो के कतरे इसके अलावा पिलाने हर दफ़ा में। किसी ने पूछा है कि पोलियो फैलता कैसे? पोलियो जो है ना, ये निज़ाम हाजमा जो है ना, इसमें इसके जरासीम रहते हैं। यूँ समझें कि अगर कोई पानी ऐसा है जिसमें जरासीम है, किसी बच्चे ने पिया, बड़े ने पिया, उसके पेट में जरासीम गए, आंतों में ये मल्टीप्लाई होते हैं और ये मोशन यानी स्टूल्स के रास्ते बाहर आते हैं, फिर ये सीवरेज के वाटर में जाते हैं, वहाँ से ये जाकर पीने की, खाने पीने की चीज़ों में, पीने के पानी में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ से ये दोबारा किसी दूसरे बच्चे के मुंह में जाते हैं। अगर तो जो बच्चा जिसने टीके पिए हुए हैं, पूरा प्रोग्राम रूटीन इम्यूनाइजेशन का किया हुआ है, पोलियो की हिफाजती टीकों की अच्छी मिकदार ली हुई है, कई दफ़ा लिए हुए, उसमें ये जरासीम जाएंगे तो जैसे ही जाएंगे तो बॉडी इनको पहचान लेगी और इनको वहीं खात्मा कर देगी इनका। अगर बदकिस्मती से इस बच्चे का हिफाजती निज़ाम कमज़ोर है, यानी इसको वैक्सीनेशन नहीं हुई है, ठीक है, ये उस बच्चे पे हमलावर हो सकते हैं और बच्चे को माजूर कर सकते हैं। और पोलियो से जो माजूरी होती है वो किसी सूरत में ठीक नहीं हो सकती है, इसका कोई इलाज नहीं है, सवाए कि फिजियोथेरेपी करते हैं, उसको मसनूई टांग लगा देते हैं, जो मतलब मजबूरी की चीज़ें। लेकिन ये बीमारी लाइलाज मर्ज है। चूँकि आजकल केसेस इतने नहीं हैं, जो लोग गिनते हैं 79 केसेस हुए हैं पाकिस्तान में,
ये बीमारी एक ज़माने में लाखों बच्चों को अपाहिज किया इसने, और अगर हमने तवज्जो में कमी की, इसको हमने नरम ले लिया, गफलत बरती, तो दोबारा ये हज़ारों की तादाद में बच्चे अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये बात सोचने वाली बात है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हम अपने बच्चों की कतरे पिला दें तो वो बच्चा आने वाले जरासीम से भी बच सकता है, क्योंकि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत हो जाएगी। और अगर सोचें कि कोई एक बच्चा मैदान के बाहर बैठा हुआ हो और दूसरे बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे हो, हॉकी खेल रहे हो, और वो बच्चा सिर्फ इसलिए ना खेल सके क्योंकि वो माजूर है, सिर्फ इसलिए कि उसके माँ बाप ने उसको कतरे नहीं पिलाए थे और जिसकी वजह से वो माजूर हो गया, तो ये कितनी अफसोस की बात है। तो हमेशा इन बातों को इस तरह सोचा करें जैसे कि हमारे अपनी ज़ाती बात है, और हमेशा इन चीज़ों को सीरियस लें। मज़ीद बातें हम डॉक्टर साहब के साथ करेंगे, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, कुछ सवालात हमारे पास हैं जो कि मुख्तलिफ इंस्टाग्राम से और हमें फ़ीडबैक दिया गया है। इसमें एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, वो ये कि किसी ने पूछा है कि अब कोविड भी चल रहा है, कोरोना के भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उसके साथ साथ हम कतरे भी पिलवाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करें? जो टीम हमारे घर पे आती है क्या वो सेफ़ है? क्या वो इस प्रोटोकॉल के साथ आ रही है, उस SOPs के साथ आ रही है कि हम अपने बच्चों को कतरे पिलवा सकते हैं? तो बात स्टार्ट मैं करूँगा और मज़ीद फिर बात डॉक्टर साहब से मैं कंटिन्यू करवाऊँगा कि जी हाँ, हम इस बात को यकीनन श्योरिटी के साथ ये आपको कहते हैं कि जो हमारी टीम्स आपके घरों पे आती हैं वो मुकम्मल SOPs के साथ आती है। और पहले तो वो टीम के जो मेंबर्स थे वो बच्चे के हाथ कतरे को अपने हाथ से टच करके पिलाते थे, लेकिन अब वो भी उन बच्चों को टच नहीं करेंगे। बच्चे आप लोग खुद, माँ बाप खुद मुंह खोलेंगे और वो ड्रॉप्स उनको देंगे। तो यकीन इस बात का है कि हम बच्चों को सेफ़ तरीके से, सेफ्टी के साथ कतरे पिलाएंगे और इंशाअल्लाह ताला दोनों काम हम करेंगे। कोरोना की सेफ्टी भी हम बरकरार रखेंगे और साथ साथ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है वही कि बच्चों के फ्यूचर को बचाएं, वो काम भी हम करेंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। तो इसी बारे में मैं डॉक्टर साहब से बात करूँगा। डॉक्टर साहब, सवाल ये बड़े कन्फ्यूजन है माँ बाप के, अगर नज़र से देखा जाए तो वो लोग कहते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि बच्चा सेफ़ हो और कोई टीम आए और उसकी वजह से हमें कोविड हो जाए। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, कोविड की जब से बीमारी फैली है, सारी दुनिया जिस चीज़ की तलाश में है वो चीज़ है वैक्सीन। सही, वैक्सीन ढूंढ रहे हैं। तो जिन चीज़ों की वैक्सीन है हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्या बात। जब कोविड फैला था तो हमने ही लोगों को ये मैसेज दिया कि घरों पर रहें, घर से बाहर ना निकलें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोविड की बीमारी का असर अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान में कम हो गया है। अब मामूलाती ज़िंदगी बहाल हो गए। 6 महीने हमारा पोलियो की जो मुहिम है ये नहीं चली, और जो वैक्सीन का प्रोग्राम है EPI वो भी बहुत हल्का चला क्योंकि लोग घरों में थे। सही बात। इस दौरान बीमारी भी ज़्यादा नहीं फैली क्योंकि लोग घरों में थे, मूवमेंट नहीं थी। सही। अब लोग घरों से निकल आए, हम अपने तमाम काम कर रहे हैं। अब अगर हमने ज़रा भी गफलत बरती पोलियो की मुहिम में या रूटीन इम्यूनाइजेशन में, ये बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैलेंगी। सिर्फ पोलियो की बात नहीं है, TB है, काली खांसी है, तशन्नुज है, हेपेटाइटिस B है, ये सारी बीमारियां फैलेंगी। तो इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है कि हम लोग अपने बच्चों का हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल कराएं। पोलियो की जो मुहिम चलती है उसमें पोलियो के कतरे भी पिलाएं। पोलियो की ये चौथी मुहिम आजकल चल रही है पाकिस्तान में। तो एक मुहिम में तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। तो अब पिछली 3 मुहिमों में अल्लाह की मेहरबानी से 3 करोड़ की कोई मामूली मतलब फिगर नहीं है, लेकिन कहीं पर भी कोई ऐसा वाकया किसी किस्म का नहीं हुआ है ये कोविड फैला हो कुछ। कोविड की 2 लाख से ज़्यादा इसकी टीमें, जो EPI की जो टीमें पोलियो के लिए, 2 लाख से ज़्यादा वर्कर जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ़ हैं। इन तमाम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, सेफ तरीके इनको बताए गए हैं, बच्चे से फासले से रह के करेंगे, बच्चे को हाथ नहीं लगाएंगे, घर का दरवाज़ा हाथ से नहीं नॉक करेंगे, तमाम हिफाजती इक़दामात को ये मद्देनज़र रखेंगे। देखिए, हमें अपनी ज़िंदगी एक बैलेंस रखना है। कोविड की बीमारी बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होगी, तो हम जैसे मामूलात में SOPs को फॉलो कर रहे हैं कि मास्क लगा रहे हैं, गैर फासला रख रहे हैं, हाथ धो रहे हैं बार बार, यही चीज़ें अप्लाई वैक्सीनेशन पे। और नॉर्मल चीज़ें भी तो हमने स्टार्ट कर ही दी हैं ना, नए एक नॉर्मल रूटीन के साथ, तो हम इसको भी फिर बरकरार रख सकते हैं, ऐसा नहीं? जी, बरकरार रखना ज़रूरी है, वरना कोविड से तो अगर हम बच भी गए तो हमारे बच्चे दीगर बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। ये बीमारियाँ कौन सी कम खतरनाक हैं? उसमें तो बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ 2% मोर्टेलिटी रेट है, लेकिन अगर इसमें एक बार किसी को हो गया तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा कभी रिकवर हो सकता है। पोलियो तो रिकवर ही नहीं हो सकता, दीगर बीमारियां भी कम खतरनाक नहीं है। TB को कम खतरनाक है। काली खांसी, जिन लोगों की उम्र अभी 50-60 साल से ज़्यादा है, जिस ज़माने में काली खांसी होती थी,
उनको याद हो कि काली खांसी होना तो बहुत बड़ी बात है, आप किसी बच्चे को देख नहीं सकते वो जब खांस रहा हो। अल्लाह की मेहरबानी से बीमारी पाकिस्तान में बहुत कम है, लेकिन इसको कम रखने के लिए हमें अपने जो हिफाजती टीके हैं बच्चों की वो लाजमन लगाने, इसमें किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ अब नहीं हो सकता। जाने से पहले डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि एक अच्छा सा मैसेज आप लोगों तक दें ताकि लोगों को समझ आए कि आप। मैं मैसेज यही देना चाह रहा हूँ कि हमें अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। बच्चों की देखभाल करने के लिए सबसे पहले तो बच्चे की माँ की देखभाल करें, उसको दौरान हमल अच्छी खुराक दें, उससे खुश अखलाकी से पेश आएँ, क्योंकि बच्ची की माँ सेहतमंद होगी तो बच्चा सेहतमंद पैदा होगा, पहली बात। दूसरी बात कि बच्चे को पैदा होते ही माँ का दूध पिलाएं। माँ का दूध सबसे बड़ी वैक्सीन है, ऊपर का दूध हरगिज़ ना पिलाएं। फिर बच्चे को हिफाजती टीके टाइम पे लगाएं। पोलियो के कतरे जब तक ये मुहिम चल रही है, इस दौरान जब भी टीम आए तो हिफाजती टीकों के अलावा पोलियो के कतरे भी पिलाएं। इसके बाद बच्चे के अंदर अगर कोई बीमारी जाहिर होती है, कोई जाहिर सी बात है कि बीमारी बच्चे को हो जाते हैं, मोशन हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, तो बच्चे को फौरी तौर पे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो उसका डॉक्टर है, उसके पास लेके जाएं। देखिए ये बच्चे हमारा सरमाया है, फिलवक्त हमारी तो कोशिश है कि बच्चों की जान बचे। हमें अभी तो बच्चों को ज़हनी तौर पे भी इस बात पे गौर करना है। हमें अस्पताल नहीं बनाने, हमें पार्क बनाने, हमें प्ले ग्राउंड बनाने, हमें स्कूल बनाने। तो हम बच्चे को सेहतमंद रखेंगे तो बच्चे स्कूल जाएंगे, वरना तो हम अस्पतालों के चक्कर में पड़े रहेंगे। जितनी भी बात हमने सुनी तो सबसे अगर देखा जाए इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जब बच्चा पैदा हो रहा होता है वहाँ से लेके बच्चे की जो शुरू की एज है, ख़ास तौर पे जब उसकी इंतहाई निगहदाश्त का टाइम है, बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। और उसमें तमाम जिम्मेदारी हमारी फैमिली की है, हमारी अपनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमें इन तमाम चीज़ों की नॉलेज अच्छी तरह होगी तो ही हम उस बच्चे के लिए एक अच्छा प्लान दे सकते हैं। अभी आप कहीं नहीं जाइएगा, इसके बाद मज़ीद टॉपिक हम आपके पास लेके आ रहे हैं। ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये होता क्या है? अगर बच्चा ज़्यादा उछल कूद करे, एक जगह पे टिक के ना बैठे, बहुत ज़्यादा शरारतें करे, किसी चीज़ पे तवज्जो ना दे रहे हो, तो हमें क्या करना चाहिए? आइए देखते हैं इस ब्रेक के बाद। तकरीबन 10-12 साल क्लिनिक करके मुझे इस बात का अंदाज़ा भरपूर तरीके से हो गया है कि अगर किसी का दिमागी निज़ाम या नफ्सियाती तौर पे वो डिस्टर्बेंस है तो आप यकीन करें ज़िंदगी की सारी चीज़ों पे पानी फिर सकता है। हम अमूमन जिस्मानी इलाज के ऊपर बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन दिमागी और जहनी इलाज की तरफ हमारी तवज्जो ज़रा कम होती है। तो हम बात करेंगे आज इसी हवाले से थोड़ा आगे सेगमेंट के अंदर, जिसका नाम है मेंटल हेल्थ। बच्चों की अगर बीमारियों की बात करें तो नफ्सियात में बच्चों की भी बीमारियां बहुत सारी हैं, और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हम बच्चों की बीमारी को डिटेक्ट नहीं कर पाते। अगर कोई एडल्ट हमारे पास आता है तो वो बता सकता है कि मुझे डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स हैं, उदासी है, मायूसी है, रोना आता है, तो डॉक्टर्स के लिए बड़ा आसान होता है कि वो उन तमाम सिम्टम्स को देख के कोई अपने दिमाग में एक डायग्नोसिस लेके आए। लेकिन सोचें जब कोई छोटा बच्चा, जब आपके पास उसके पेरेंट्स आते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि हम इस बच्चे के बारे में क्या बताएं, कि इस बच्चे को प्रॉब्लम आ क्या रही है। बस वो इस किस्म की बातें करते हैं जैसे कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठता, हमारा बच्चा पढ़ाई में दिल नहीं लगाता, हम इसको दुनिया की हर चीज़ लाके देखते हैं लेकिन एक जगह पे बैठ के एक सिपारा नहीं पढ़ सकता, हम जब इसको कोई काम कहते हैं तो वो काम नहीं कर सकता, मेहमान आते हैं तो वो एक जगह बैठने की बजाय उछलता कूदता रहता है और पिटाइयाँ करता रहता है। अब ये सिम्टम्स सोच के एक डॉक्टर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये बीमारी किस तरफ जा रही है। इस हवाले से हम बात करेंगे। आज की जो बीमारी है वो हमने आज जो चूज़ की है वो है ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस बारे में बात करेंगे। हमारी मेहमान है इस्लामाबाद से, हमको स्टूडियो में लिया हुआ है, जिनका नाम है वजीहा ज़फ़र, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं वजीहा आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आई एम श्योर आपने भी इस ADHD का बारे में खूब काम किया होगा और आपके पास ऐसे पेशेंट बच्चे भी आते होंगे, फैमिलीज़ भी आती होंगी, तो ज़रा आप लोगों को बताएं हमारे चैनल के तबस्सुस से कि ये आखिर होता क्या है। अच्छा, ADHD के बारे में अब जाके अवेयरनेस बहुत आई है। पहले ज़माने में इस तरह के बच्चों को बहुत ज़्यादा मिसट्रीट किया जाता था। ADHD में होता यह है कि बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठता है, बच्चा पढ़ाई में एकेडमिकली वो बहुत पुअर होता है, वो याद
एक तो बैठ नहीं पाता, फोकस नहीं कर पाता, और अगर कुछ याद कर भी ले तो विद इन फ्यू मिनट्स वो उसको भूल जाता है। अच्छा। इसके अलावा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। अगर वो कोई बात भी उससे कर रहे हैं तो उसकी लिसनिंग स्किल्स बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से ये समझा जाता है कि बच्चा बहुत बदतमीज़ है, बात नहीं सुनता। तो इस तरह के बहुत सारे बिहेवियर्स बच्चे के आते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं, क्योंकि इनकी बहुत एनर्जी लग रही होती है, तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स जो हैं ये भी समझते हैं कि कोई डेफिशिएंसी हो गई है, कोई आयरन की कमी हो गई है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कन्फ्यूजन बहुत आती है पेरेंट्स में। मुझे बताएं, आपका ज़ाती एक्सपीरियंस के मुताबिक सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स कौन सी देखी गई हैं? ठीक, सबसे ज्यादा जो कॉमन सिम्टम है वो अटेंशन की है। इवन कि आपके ड्रेस में कोई ऐसा पैटर्न है और वो एकदम से उसकी नजर पड़ गई है, कुछ चमकीली सी चीज है वो एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मेंटली डिस्ट्रैक्शन मैंने नोट किया कि बहुत ज्यादा, इवन कि एडल्ट्स में भी। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, लाइक अगर कोई फैमिली देखना चाहे तो वो किस तरह देख सकती है कि हमारे बच्चे को कोई ADHD सिम्टम्स आ रहे हैं? क्योंकि अमूमन जो हमारे घर की पेरेंट होते हैं वो नहीं ये बात कबूल कर पाते कि हमारे बच्चे को कोई नफ्सियाती मसला है। मेरे पास भी कई फैमिलीज़ आती हैं, जब मैं उनको बताता हूँ कि आपके बच्चे को ये छोटा मोटा मसला आ रहा है तो कब सबसे पहले कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और वो बेचारे कबूल नहीं कर पाते। तो कौन सी ऐसी अर्ली डायग्नोस्टिक सिम्टम्स हैं जिनको देख के फैमिली को चाहिए कि वो डॉक्टर के पास जाइए? ठीक है, देखिए पहली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पेरेंट्स जो हैं अवेयर नहीं उस तरह से होते, लेकिन अब आजकल के ज़माने में ये भी देखा गया कि पेरेंट्स जैसे कोई सिम्टम नोट करते हैं बच्चे में तो फ़ौरन से गूगल कर लेते हैं। अक्सर पेरेंट्स आते हैं, उन्होंने अपना पूरा होमवर्क किया होता है कि मेरे बच्चे को ADHD तो नहीं है, मतलब वो डॉक्टर के पास इसलिए आते हैं कि हमें ना सुनने को मिले, हमें ये सुनने को मिले कि मेरे बच्चे को ये इशू नहीं है। तो वो अनकॉन्शियसली डॉक्टर को विजिट जब कर रहे होते हैं, तो ये मैं पॉइंट इसलिए कह रही हूँ कि जब वो डॉक्टर को विजिट कर रहे होते हैं तो वो बैक ऑफ द माइंड ये रख के आते हैं कि डॉक्टर ये कह दे कि ये तो जस्ट ऐसे सिम्टम है, ठीक हो जाएगा, आप उसको थोड़ा सा तवज्जो दें। तो ये डॉक्टर के पास जब आप जाएं, बेशक आपने होमवर्क किया हुआ भी हो, आप माइंड में रखें कि जो डॉक्टर बात करेगा वो अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से आपको बताएगा। अब आप बात कर रहे हैं कि जैसे कौन से सिम्टम्स हैं जो बच्चे को, तो 3-4 ही सिम्टम्स हैं जो मैंने शुरू में भी डिस्कस किया, और उसमें आपको फौरन से अलर्ट हो जाना चाहिए। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, क्योंकि ये तो सिम्टम्स ज्यादातर हर बच्चे में देखा जाता है। यही सवाल मेरा अगला था कि फैमिलीज कहती है ये तो दूसरे बच्चों में भी है, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि नहीं दूसरे बच्चों में होता तो आप उस बच्चों को लेकर आती, तो कौन सी वो फाइन लाइन है जो क्रॉस करने के बाद बच्चे को कह सकते हैं हम कि ADHD है? ठीक, देखिए जिस तरह से मैं एग्जांपल दे देती हूँ, एक डिप्रेशन है। डिप्रेशन में भी क्या होता है, रोना आता है, उदासी होती है, ये तो नॉर्मली भी होता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी इंटेंसिटी और उसका जो टाइम स्पैन है, ये 3-4 चीजें डिफाइन करती हैं कि पर्सन एक डिसऑर्डर में या किसी डिप्रेशन में इस चीज में एंटर हो रहा है, क्राइटेरिया के अंदर जा रहा है। सेम गोज फॉर ADHD। बच्चा शरारतें भी करता है, बात को इग्नोर है, लेकिन वो क्राइटेरिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है वो उसको उस क्राइटेरिया में डालता है। ठीक है, आप अभी हमारे साथ यहीं पे हैं क्योंकि हम छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। नफ्सियाती अमराज का सबसे बड़ा मसला यही है कि यहाँ पे वो फाइन लाइन को चूज़ करना पड़ता है, जहाँ पे कोई भी नॉर्मल चीज़ एबनॉर्मल तरीके से हम स्टार्ट कर दें तो वो नफ्सियाती मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। जैसे कि हाथ धोना नॉर्मल एक अमल है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बार हम हाथ धोने लगें तो एक नफ्सियाती मर्ज़ बन जाता है। हम कभी इस बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं ADHD की। कुछ सवालात हमारे पास हैं जो आप लोगों के हैं, तो हम इनके सवालात के जवाबात देंगे। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, हम आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ADHD का जो सबसे बड़ा मसला हम डॉक्टर्स के लिए रहता है वो ये कि फैमिली को ये बात समझ नहीं आ पा रही होती कि इसको ये बीमारी है या तो फिर ये इसका नॉर्मल फिनोमेना है, ये नॉर्मल तरीके से अपनी एक्ट करता है, या तो ये ज़रा सा ज़्यादा शरारती है और बच्चों के हवाले से। लेकिन अगर ज़रा सा शरारती ज़्यादा हो तो कभी भी कोई भी फैमिली डॉक्टर के पास नहीं जाती। तो मैं वजिया से कुछ ऐसे सवालात करूँगा जिनमें मैं इनसे पूछूँगा कि अगर फैमिली को ये शक हो या पता चल रहा हो कि हमारा बच्चा नॉर्मल नहीं है, बहुत हाइपर एक्टिव है और कॉन्सनट्रेट भी नहीं कर पाता, तो जब साइकोलॉजिस्ट के पास बच्चा जाता है तो कोई ऐसे टेस्ट हैं, कोई ऐसा टूल है जिससे पता चलता है कि बच्चे को ADHD है?
ADHD जो टूल्स हैं, रेटिंग टूल्स, रेटिंग स्केल्स प्रोवाइड जो हैं, डॉक्टर्स भी करते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये देखना पड़ता है कि कौन सा टूल, कौन सा स्केल जो है वो ओरिजिनल है या अप टू डेट है। उसमें तीन चीजें होती हैं ये जिसके ऊपर वो क्राइटेरिया पूरा बनता है। एक तो हाइपर एक्टिविटी को रेट किया जाता है, इम्पल्सिविटी को रेट किया जाता है और इन अटेंटिवनेस को। इन तीन एरियाज को जब पेरेंट्स खुद भी स्केल को रेट कर रहे होते हैं तो उनको आइडिया हो जाता है कि बच्चा जो है, क्योंकि जो क्राइटेरिया दिया गया होता है वो तो हर बच्चे में लग रहा होता है, लेकिन रेटिंग स्केल के अंदर आपको ये आइडिया हो जाता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है और बच्चे को ADHD है कि नहीं। तो ये तीन एरियाज कवर होते हैं ADHD रेटिंग स्केल के अंदर। अमूमन मैंने यही देखा है कि जब भी बच्चे के पेरेंट्स से मिले तो वो बड़े फिज़िकली ड्रेन हुए हुए होते हैं। बच्चा उनको जनाब इतना काम देता है और इतना भगाता है कि वो थक हार के बेचारे थक जाते हैं। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि एक बच्चा को ADHD था और उसको ट्रीट नहीं किया गया या डायग्नोस ही नहीं किया गया और वो बच्चा टाइम के साथ बड़ा हो गया, तो उसमें क्या आप देखेंगे कि इश्यूज़ आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? अच्छा डॉक्टर वजाहत, जब एक बच्चे को शुरू से ही कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ADHD से रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं, वो उसकी पूरी पर्सनालिटी को डैमेज कर रहे हैं। उस बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, सेल्फ ब्लेमिंग उसके अंदर स्टार्ट हो रही है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा। ये मेजर एक जो पॉइंट है सेल्फ ब्लेमिंग, कि बच्चा इसी चीज में बड़ा होता है। एक तो होता है ना, दूसरे आपको बुली कर रहे हैं, आप खुद को पूरा बचपन, पूरा चाइल्डहुड इस चीज में गुजरता है, एक्सेप्टेंस उस बच्चे को नहीं मिल रही होती, वो रिजेक्शन फेस कर रहा होता है। तो इस तरह की पर्सनालिटी जब बड़ी होती है तो वो डैमेज पर्सनालिटी होती है, उनमें बहुत तरह के इश्यूज डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं होता, सेल्फ एस्टीम लो होता है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है, चीजें नहीं याद रहती हैं। इवन के वो एक कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, साथ ही दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं। अक्सर हमने ये नोट किया है कि वो एक जगह स्टेबल नहीं रह पाते, रिलेशनशिप काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको दूसरों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, दूसरों की बात ना सुनने की वजह से बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। क्या आपने ये देखा है कि इनको गुस्सा भी बहुत आता है या फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस का? यस, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इनको इवन के विद इन सेकेंड्स ये एग्रेसिव हो जाते हैं। इनको कोई छोटी सी बात भी फौरन एग्रेसिव कर देती है। उसकी मेन रीज़न ये भी है कि वो ऑलरेडी इतनी एनर्जी दे रहे होते हैं अपनी मेंटल जो एक कनेक्शन बनाने में, वो उनको छोटी सी बात भी एग्रेसिव कर देती है। और हम कहते भी हैं कि इस तरह की पर्सनालिटीज़ के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव रिमार्क्स भी दिए जाते हैं और वो फिर अपना पर्सोना जो है नेगेटिव ही माइंड में बना लेते हैं। ठीक, अच्छा मेरा आखिरी सवाल है, क्विक आंसर चाहिए कि खाने पीने, डाइट से कोई इस पर फ़र्क पड़ता है? एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा। मैं 2-3 पॉइंट, स्क्रीनिंग, जितना ज़्यादा बच्चा टीवी देखेगा, मोबाइल देखेगा, उतना ज़्यादा वो हाइपर होगा, उसकी वो इमेजिनेशन और रियलिटी में ऑलरेडी वो प्रॉब्लमेटिक बच्चा हो रहा है अपने लिए, तो वो फ़र्क नहीं कर पाएगा। सेकेंडली, खाने में अगर वो शुगर का इंटेक ज़्यादा कर रहा है, चिप्स, जूस, माइलो बहुत बच्चे ले रहे होते हैं, आप नोट करेंगे कि जैसे आप मीठा इनकी डाइट में कम करेंगे, इन ग्लूटेन फ्री डाइट इनकी रखेंगे, ये बच्चे काम डाउन रहना शुरू हो जाएंगे, रिलैक्स रहना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वजिया ज़फ़र आपका। इंशाल्लाह अगले शो में कभी दोबारा आपको पैनल पे लेंगे, और अगर कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ आप। मेरा मैसेज यही है, हम जिस तरह फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा एक समझते हैं कि उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, इसी तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपनी मेंटल हेल्थ को भी चेक रखें, ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने इर्द गिर्द लोगों को भी। जजमेंटल ना हो बल्कि समझें कि अगला किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। थैंक यू सो मच। तकरीबन 10-12 साल के तजुर्बे में जो मैंने सीखा नफ्सियात को ट्रीट करते हुए, कि जब हमें कोई जिस्मानी मसला आता है तो हम उसका लैब टेस्ट कराते हैं, खून का सैंपल लेते हैं, रिपोर्ट आती है और हम फिर उसको इलाज के लिए फ़ौरन हम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं और उसका इलाज कराते हैं और फिर जान भी छुड़ा लेते हैं। लेकिन जब नफ्सियात की बात आती है, जब कोई नफ्सियाती मर्ज़ आता है, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसे कोई टेस्ट नहीं है जो ब्लड से टेस्ट कराया जाए और उसकी रिपोर्ट आ जाए। बहुत मुश्किल होता है उन फैमिलीज़ को समझाना कि आपके बच्चे को बाइपोलर डिसऑर्डर है या शिज़ोफ्रेनिया है या डिप्रेशन है या OCD है या ADHD है। ये तमाम वो बीमारियां हैं जो कि असेसमेंट टेस्ट के ऊपर बेस करती हैं। और अगर फैमिली का IQ लेवल, अगर फैमिली का समझ इस काबिल हो कि वो डॉक्टर के साथ मिलकर एक टीम बनाएं और अंडरस्टैंड करके अपने बच्चों का इलाज कराएं, तो यकीन करें बच्चों का इलाज बहुत तेज़ी से होता है और रिकवरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं।
ADHD में भी यही सबसे बड़ा मसला है कि जो फैमिली है वो मेहनत तो बहुत करती है, पार्क लेके जाती है, घुमाती है, फिराती है, शॉपिंग कराती है, यहाँ तक कि हज़ारों रुपए की चीज़ें भी उनको दिलाती है सिर्फ इस लालच में कि बच्चा हमारी बात माने। लेकिन जब बच्चे के थॉट्स ही पहले से तेज़ हो, जब बच्चे की जो एक्टिविटी है जो बहुत ज़्यादा हाइपर हो, बहुत तेज़ी से उसके अंदर एनर्जी आ रही हो, तो वो बेचारा एक जगह नहीं बैठ सकता। अगर आप चाहेंगे कि 10-15 मिनट बैठ के पढ़ाई कर सके तो वो बच्चा बेचारा वहाँ पे नहीं बैठ सकता, उसको बेचैनी होती है, वो इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर जाएगा, फिर हम उसको 2 थप्पड़ लगाएंगे तो बच्चा रोएगा। जब बच्चे को फेलियर का एहसास होता है तो फिर बच्चा रिटेलिएट करता है, बच्चा रिटेलिएट करता है, माँ बाप और चिढ़ते हैं, बच्चे और माँ बाप के बीच में जो फासला है वो बहुत बढ़ जाता है और वो बीमारी बीच में इस तरह आके बैठ जाती है कि फिर ये फासले कम नहीं हो सकते। आज का शो करने का मकसद ही यही था कि अगर आपके बच्चे को खुदा ना खास्ता या किसी और बच्चे को ADHD जैसे सिम्टम्स हैं या ADHD है तो कभी आप हिम्मत ना हारें, अपने डॉक्टर के साथ बेहतरीन टीम बनाएं, इसको समझें और बच्चों का इलाज करें। हो सकता है बच्चों का इलाज दवाइयों से भी किया जा सके, हो सकता है बगैर दवाइयों के भी उसका इलाज किया जा सके, लेकिन बच्चे के इलाज के लिए सबसे पहले ADHD का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगले शो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं अपनी टीम के साथ। आप लोग अपना फीडबैक इसी तरह देते रहें और कोई टॉपिक आपके माइंड में आता है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि याद रखें ये शो आप ही के लिए हम करते हैं। अगले इतवार के लिए अल्लाह हाफ़िज़।